आर्यावर्त में वाराणसी नामक एक नगर है जहां भगवान शंकर निवास करते हैं। धर्मात्मा लोगों के निवास के कारण वह नगर कैलाश भूमि की तरह लगता है। शहर के निकट शक्तिशाली गंगा नदी बहती है जो उसके गले में हार की तरह शोभायमान है। प्राचीन समय में उस नगर में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम प्रताप मुकुट था। प्रताप मुकुट का एक पुत्र था जिसका नाम वज्र मुकुट था। अपने पिता की तरह वह सौम्य, विनम्र और गंभीर थे। वज्र मुकुट बहुत सुंदर था। वह कामदेव के साक्षात अवतार को देखने जैसा था। राजा के एक मंत्री का पुत्र बुद्धिसारी वज्र मुकुट का घनिष्ठ मित्र था। एक बार वज्र मुकुट अपने मित्र के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। वहां घने जंगल के बीच में उन्हें एक बहुत सुंदर झील दिखाई दी जिसमें सुंदर कमल के फूल खिले थे। उसी समय एक कन्या अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहां आई और झील में नहाने लगी। कन्या का रूप देखकर वज्र मुकुट उस पर मोहित हो गया। कन्या ने भी वज्र मुकुट को देखा और पहली नजर में ही वज्र मुकुट की ओर आकर्षित हो गई। राजकुमार वज्र मुकुट कन्या के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के बारे में सोच रहा था। तभी कन्या ने खेल में ही राजकुमार को अपना नाम बताने का इशारा किया। कन्या ने एक कमल की पंखुड़ी उठाकर अपने कान में रखी, दांतों से काटा, दूसरी कमल की पंखुड़ी उठाकर अपने सिर पर रखी और एक हाथ अपने हृदय पर रखा। लेकिन राजकुमार उस समय कन्या के संकेतों का अर्थ समझ सके नहीं। लेकिन उनके बुद्धिमान मित्र बुद्धिसारी उन संकेतों का अर्थ समझ गए, इसलिए वह सौम्य मुस्कान के साथ अपने मित्र की स्थिति को देख रहे थे। कन्या के प्रेम बाण से घायल राजकुमार कन्या को अपनी सहेलियों के साथ वापस जाते हुए देखा और जब राजकुमार घर लौटा तो वह बहुत दुखी था। राजकुमार की हालत जल बिन मछली की तरह थी। शिकार से लौटने के बाद से ही राजकुमार ने कन्या के शोक में खाना पीना छोड़ दिया था। उसका मन उस कन्या से मिलने और उसे पाने के लिए बेचैन हो उठा। एक दिन बुद्धिसारी ने अकेले में इसका कारण पूछा। कारण जानने के बाद उसने कहा कि उस लड़की को पाना कठिन नहीं है। राजकुमार ने अधीरता से कहा, न तो किसी को उसका नाम पता है और न ही उसके वंश के बारे में कोई जानकारी, तो मैं उस लड़की को कैसे पा सकता हूँ? तुम मुझे झूठी आशा क्यों दे रहे हो? मंत्री के पुत्र बुद्धिसारी ने कहा, मित्र, क्या तुमने उस कन्या का इशारा नहीं देखा था? सुनो। उसने कान पर कमल रखकर दिखाया कि वह कन्या कर्णोतल राजा के राज्य में रहती है। उन्होंने कहा, वह वहां के दंत वैद्य की बेटी है। उसने कहा, उसका नाम पद्मावती है और संकेत किया कि उसका दिल आपके लिए तरस रहा है। कलिंग देश में कर्णोतल नाम का एक प्रसिद्ध राजा है। उनके दरबार में दंत वैद्य है। उसे पद्मावती नाम की एक बेटी है जो अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार करता है। मंत्री के बेटे ने आगे कहा, मित्र, ये सब बातें मैंने लोगों के मुंह से सुनी हैं, इसलिए मैं उसके इशारों को समझ गया, जिससे मुझे उसके देश, वंश आदि के बारे में जानकारी मिल गई। मंत्री पुत्र की बात सुनकर राजकुमार संतुष्ट हो गया। अगले ही दिन प्रिया मिलने की उम्मीद में एक दोस्त के साथ शिकार के बहाने निकल पड़ता है। आधे रास्ते पर पहुंचने के बाद राजकुमार ने अपने घोड़े को वायुवेग दौड़ाया, अपने सैनिकों को पीछे छोड़ दिया और केवल मंत्री के बेटे के साथ कलिंग की ओर आगे बढ़ा। राजा कर्णोत्तल के राज्य में पहुंचकर उन्होंने एक दंत वैद्य की खोज की और उसका घर ढूंढा। तभी राजकुमार और मंत्री का बेटा एक बूढ़ी औरत के घर के पास रहने के इरादे से उसके घर में घुस गए। मंत्री के बेटे ने घोड़े को खाना खिलाया और छिपाकर बांध दिया। फिर राजकुमार के सामने बुढ़िया से कहा, हे माँ, क्या तुम संग्राम वर्धन नाम के एक दंत वैद्य को जानती हो? यह सुनकर बुढ़िया ने आश्चर्य से कहा, हाँ, मुझे पता है। मैं उनकी दासी थी, पर वृद्ध होने के कारण उन्होंने मुझे अपनी पुत्री पद्मावती की सेवा के लिए रख लिया है। लेकिन मेरे पास कपड़े पुराने और कम हैं, इसलिए मैं नियमित रूप से उनके पास नहीं जाती। बुढ़िया से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद मंत्री के बेटे ने खुश होकर उसे नए कपड़े दिए। फिर उन्होंने कहा, आप हमारी माँ जैसी हैं। आप हमें अपना पुत्र समझकर हमारा गुप्त कार्य करेगी। आप जाकर उस दंत वैद्य की पुत्री पद्मावती को बताओ कि जिनको उसने झील के किनारे देखा था, वह राजकुमार यहाँ आ गया है। उन्होंने तुम्हें यह संदेश देने के लिए मुझे भेजा। छोटे से काम के लिए बड़ा इनाम पाने की उम्मीद में बुढ़िया तुरंत ऐसा करने के लिए तैयार हो गई और संदेश लेकर तुरंत पद्मावती के पास पहुंची। जैसे ही बुढ़िया वापस आई, उसने राजकुमार और मंत्री के बेटे से कहा, लेकिन वो संदेश सुनने के बाद वो मुझ पर बहुत गुस्सा हो गई। उसने अपने दोनों कपूर लगे हाथों से मेरे गालों पर कई तमाचे मारे। मैं यह अपमान सहन नहीं कर सकी और दुखी होकर वहां से लौट आई। बेटा देखो, उसके थप्पड़ के निशान अब भी मेरे गालों पर हैं। यह सुनकर राजकुमार उदास हो गया, परंतु बुद्धिमान मंत्री ने कहा, मित्र, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुढ़िया पर प्रहार करते हुए कन्या ने कपूर वाले हाथ की 10 उंगलियों की छाप से कहना चाहती है, तुम्हें शुक्ल पक्ष की 10वीं रात तक इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी मिलन का सही समय नहीं है। राजकुमार को आश्वस्त करते हुए मंत्री का बेटा बाजार गया और कुछ सोना बेचकर
उससे प्राप्त धन से उसने बुढ़िया के पास एक उत्कृष्ट भोजन तैयार करवाया और उन दोनों ने बुढ़िया के साथ खाना खाया। 10 दिन बाद मंत्री के बेटे ने बुढ़िया को फिर से पद्मावती के पास जाने को कहा। बुढ़िया ने अच्छे खाने की लालच में फिर पद्मावती के पास जाने को तैयार हो गई। आज मैं चुप हूँ, बुढ़िया ने पद्मावती के पास जाकर कहा। उसके पास खड़ी रही। मैं आपका संदेश लेकर वहां गई। उसने फिर मुझ पर गुस्सा हुई और मेरी छाती पर, यहाँ हृदय के पास 3 उंगलियां मारी। इसलिए मैं वहां से वापस चली आई। मंत्री के बेटे ने अकेले में राजकुमार से कहा, संदेह मत करो मित्र। पद्मावती ने 3 उंगलियों के निशान छोड़े, जिससे संकेत मिलता है कि वह अगले 3 दिनों तक महल में रहेगी। मंत्री के बेटे ने बुढ़िया को फिर पद्मावती के पास भेजा। उस दिन जब बुढ़िया उसके पास पहुंची तो पद्मावती ने उसका उचित स्वागत किया और उसे स्वादिष्ट भोजन दिया। सारा दिन वह बुढ़िया के साथ हंसती बातचीत करती रही। शाम को जब बुढ़िया का वापस जाने का समय हुआ, बाहर जाकर देखा तो पागल हाथी ने जंजीर तोड़ दी थी। पद्मावती ने बुढ़िया से कहा, राजमार्ग पर एक हाथी ने तूफान मचा दिया है, इसलिए आपको उस तरफ नहीं जाना चाहिए। तुम्हें रस्सी से उतारकर खिड़की के रास्ते बगीचे में पहुंचा देती। वहां से तुम पेड़ के सहारे बगीचे की दीवार पर चढ़ जाना, वहां से दूसरी ओर के पेड़ को पकड़कर नीचे चले जाना, वहां से अपने घर चले जाना। इतना कहकर पद्मावती ने दासियों की सहायता से रस्सी का सहारा लिया और बुढ़िया को खिड़की के रास्ते बगीचे में नीचे उतार दिया। बुढ़िया यथाशीघ्र घर पहुंची। राजकुमार तथा मंत्रीपुत्र को सारी बात बताई। यह सुनकर मंत्रीपुत्र ने राजकुमार से कहा, मित्र, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। मिलने का रास्ता पद्मावती ने दिखाया है। आज शाम को वहां जाओ और उसी रास्ते अपने प्रिया के घर में प्रवेश करो। राजकुमार ने वैसा ही किया। बुढ़िया के निर्देशानुसार राजकुमार बाहर पेड़ पर चढ़ गया और पद्मावती के बगीचे में उतर गया। वहां उसने रस्सी देखी। रस्सी के सिरे पर पद्मावती की दासियां छज्जे पर राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही। राजकुमार के आते ही दासियों ने रस्सी खींच दी और राजकुमारी खिड़की से प्रवेश कर अपनी प्रियतमा पद्मावती के पास पहुंच गया। अपने मित्र को सही सलामत खिड़की के भीतर प्रवेश करते देख मंत्री का पुत्र वहां से वापस आया। अंदर पहुंचकर राजकुमार ने अपनी प्रेयसी को देखा। पद्मावती का चेहरा पूनम के चंद्रमा के समान लग रहा था, जिसमें से रूप की किरणें निकल रही थीं। पद्मावती ने भी उत्सुकता से राजकुमार को गले लगा लिया और उसका सम्मान करने लगी। राजकुमार ने पद्मावती से गंधर्व विवाह किया। कई दिनों तक गुप्त रूप से उसके महल में छिपा कर रहा। कुछ दिन वहां सुखपूर्वक रहने के बाद एक रात राजकुमार ने पद्मावती से कहा, मेरा मित्र बुद्धिसारी भी मेरे साथ यहाँ आया है। यहाँ आपकी दाई घर में अकेला रहता है। मुझे लगता है मैं वहां जाऊं और उसके हाल चाल पूछकर उसे सब कुछ समझाकर फिर तुम्हारे पास वापस आता हूँ। राजकुमार की बातें सुनकर पद्मावती ने पूछा, आर्यपुत्र, बताओ, मैंने जो संकेत दिए थे वो आपने सुलझा था या इसका समाधान बुद्धिसारी द्वारा किया गया था? राजकुमार ने कहा, मैं आपके संकेत बिल्कुल नहीं समझ पाया था। मेरे मित्र बुद्धिसारी ने सुलझाया और मुझे समझाया। राजकुमार की यह बात सुनकर कुछ देर सोचने के बाद पद्मावती ने राजकुमार से कहा, आपने मुझे यह बहुत देर से बताया। यह गलत है। बुद्धिसारी आपका मित्र है, उस नाते वह मेरा भाई हुआ। मुझे उनका सम्मान पहले ही कर देना चाहिए था। यह कहकर पद्मावती ने राजकुमार को जाने की अनुमति दे दी। रात होते ही राजकुमार जिस प्रकार आया था उसी प्रकार अपने मित्र के पास चला गया। मंत्रीपुत्र को वे सारी बातें बताईं जो राजकुमार ने पद्मावती के संकेतों को समझने के विषय में पद्मावती से की थी। मंत्री के बेटे को यह ठीक नहीं लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और वह सो गया। इस तरह रात बीत गई। सुबह वे दोनों पूजा करने के बाद बातें कर रहे थे। तभी पद्मावती की एक दासी हाथ में भोजन की थाली लेकर वहां आई। दासी ने मंत्री के बेटे की कुशलता पूछी और अपने साथ लाया भोजन मंत्री के बेटे को दे दिया। बातचीत में दासी ने राजकुमार को बताया कि उसकी प्रेमिका अपने स्वामी की भोजन के लिए की प्रतीक्षा कर रही है। दासी थोड़ी देर में छुपती हुई चली गई। तब मंत्री के बेटे ने राजकुमार से कहा, मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाता हूँ। इतना कहकर मंत्री के बेटे ने दासी द्वारा दी भोजन की थाली एक कुत्ते के आगे फेंक दी। कुत्ते ने वो चीजें खा लीं और मर गया। इससे आश्चर्यचकित होकर राजकुमार ने मंत्री पुत्र से पूछा, क्या है? मंत्री के बेटे ने कहा, मैं उनकी चाल समझ गया था। पद्मावती ने मुझे चाल चलकर मारने की चेष्टा की। आपके और मेरे बीच के अटूट प्रेम के कारण पद्मावती ने मेरे लिए विषयुक्त भोजन भेजा। उसे डर था कि मेरा जीवित रहते राजकुमार न केवल उसी से बल्कि अपने मित्र से भी प्रेम करेगा, और यदि मित्र का प्रेम जीवित रहेगा तो वह किसी भी समय मित्र के प्रेम में आकर मुझे छोड़कर अपने राज्य नगर को चला जाए। लेकिन दोस्त, आपको पद्मावती पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको पद्मावती को उसके माता पिता का घर छोड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। थोड़ा विचार करने के बाद मैं आपको जो युक्ति बताऊंगा उसके अनुसार अनुसरण की तैयारी करो। मंत्री पुत्र की बातें सुनकर राजकुमार ने उसकी प्रशंसा की और कहा, सचमुच तुम बुद्धिमान हो। तभी अचानक बाहर दुखी जनता की आवाजें सुनाई। हमारे राजा का छोटा बेटा मर गया, अफसोस। यह सुनकर मंत्री का बेटा खुश हो गया और राजकुमार से बोला, आज रात को पद्मावती के घर जाओ। वहां पद्मावती को इतनी शराब पिलाओ कि वह बेहोश हो जाए और आपको ऐसा लगे जैसे कोई शव पड़ा है। जब वह पूरी तरह से बेहोश हो जाए तब आप उसकी जांघ पर त्रिशूल का चित्र बना देना। उसके गहनों की एक पोटली बांधकर रस्सी के सहारे खिड़की के रास्ते इधर आ जाओ। उसके बाद मैं कुछ सोचूंगा और कोई समाधान निकालूंगा जो हमारे लिए फायदेमंद होगा। बुद्धिसारी ने जैसे कहा था, राजकुमार वैसा ही किया। उसने पद्मावती को खूब शराब पिलाई और जब वह बेहोश हो गईं, तो एक त्रिशूल का चित्र उनकी जांघ पर बना दिया। फिर उसने उसके गहनों की एक पोटली बनाई और उन्हें अपने साथ ले आया।
जैसा बुद्धिसारी कहा। बुद्धिसारी ने श्मशान में जाकर एक तपस्वी का वेश धारण किया और राजकुमार को अपना शिष्य बनाते हुए कहा, अब इन आभूषणों में से मोतियों का एक हार ले लो और जाकर बाजार में बेच आओ, लेकिन इसकी कीमत इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि कोई इसे खरीद न। साथ ही कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको इसे लेकर घूमते हुए देखें। यदि सैनिक तुम्हें पकड़ ले तो घबराना मत और यह कहना कि मेरे गुरु ने मुझे यह हार बेचने के लिए दिया था। राजकुमार बाजार गया और हार लेकर एक दुकान से दूसरी दुकान घूमता रहा। दंत वैद्य की बेटी के गहने चोरी होने की खबर सुनकर पहरेदार भी जांच कर रहे थे। राजकुमार को हार के साथ देखकर पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। नगर रक्षक राजकुमार को सेनापति के पास ले गया। राजकुमार एक तपस्वी के वेश में था, इसलिए सेनापति ने आदर पूर्वक उससे पूछा, भाई तुम्हें यह मोतियों का हार कहाँ से मिला? दंत वैद्य की बेटी के गहने चोरी हो गए हैं, उसमें इस हार का भी जिक्र है। तपस्वी शिष्य राजकुमार ने उत्तर दिया, मेरे गुरु ने इसे मुझे बेचने के लिए दिया है, तुम मेरे गुरु से पूछो। सेनापति तपस्वी मंत्रीपुत्र के पास आए और पूछने लगे। मंत्रीपुत्र ने कहा, मैं तपस्वी हूँ, सदैव वनों में विचरता रहता हूँ। आकस्मिक रूप से कल रात मैं इस श्मशान में चढ़ाया। यहाँ मैंने योगिनियों को कहीं से आते देखा। इनमें से एक योगिनी छोटे राजकुमार को ले आई और उसका हृदय भैरव को अर्पित करने लगी। तपस्या कर रहा था। अचानक वह मेरी रुद्राक्ष की माला लेकर भाग गई। अधिक शराब पीने के कारण वह बहुत नशे में विचित्र हरकत करके मुझे छेड़ने लगी। मैं तपस्या कर रहा था। मैंने क्रोधित होकर मंत्र शक्ति से अग्नि जलाई, उसमें त्रिशूल को गर्म किया और गर्म त्रिशूल से उसकी जांघ पर चौंप दिया। उसी समय मैंने उसके गले से यह मोतियों का हार खींच लिया था। अब मैं तपस्वी हूँ, इस हार का मैं क्या उपयोग करूं? इसीलिए मैंने इसे अपने शिष्य को दे दिया और बेचने के लिए भेज दिया। तपस्वी की बात सुनकर सेनापति राजा के पास पहुंचा और सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा ने बात सुनी, मोतियों का हार पहचान लिया। यह हार इसलिए पहचान लिया क्योंकि राजा ने स्वयं दंत वैद्य की बेटी को वह हार उपहार में दिया था। तब राजा ने मामले की जांच करने के लिए अपनी एक भरोसेमंद बूढ़ी दासी को दंत वैद्य के घर भेजा। कहा कि पद्मावती के शरीर की जांच कर यह देखा जाएगा कि पद्मावती की जांघ पर त्रिशूल का निशान है या नहीं। बूढ़ी दासी ने जांच करने के बाद राजा को बताया कि उसने पद्मावती की जांघ पर त्रिशूल का निशान देखा है। राजा को भी विश्वास हो गया कि पद्मावती ने उसके पुत्र को मारकर खा लिया। अब राजा स्वयं तपस्वी का वेश धारण करके बैठे मंत्री के पुत्र के पास गए और पूछा, पद्मावती को क्या दंड दिया जाए? मंत्री पुत्र ने कहा, पद्मावती को राज्य से निष्कासित करने का आदेश देना चाहिए। राजा ने पद्मावती को वन में भेज दिया। पद्मावती ने आत्महत्या नहीं की। उन्हें यकीन था कि जो कुछ हुआ है वह मंत्री पुत्र ने किया है। शाम के समय राजकुमार और मंत्री पुत्र सन्यासी वेश त्याग कर घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचे जहां पद्मावती विलाप करती हुई बैठी थी। उन दोनों ने पद्मावती को समझा बुझाकर घोड़े पर बिठाया और अपने देश ले गए और राजकुमारी पद्मावती के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। इतनी कहानी सुनाकर वेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, आप तो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, तो बताओ, यदि उस समय राजा ने क्रोधवश नीति के विरुद्ध आदेश देकर पद्मावती को मारने का आदेश दिया होता या राजकुमार को पहचान कर राजकुमार को ही मार डाला होता, इस पति पत्नी की हत्या का पाप किसे लगा है? मंत्री के बेटे को, राजकुमार को या पद्मावती को? राजन, यदि तुम सच जानते हुए भी मुझे नहीं बताओगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। वेताल ने पूछा। सब कुछ जानते हुए भी राजा विक्रमादित्य ने श्राप समझा और कहा, कहने को क्या नहीं है? अरे, इसमें तीनों में से किसी ने भी पाप नहीं किया है। जो पाप हुआ है वह राजा कर्णोतल ने किया है। वेताल ने कहा, ऐसा क्यों कहा जाता है कि राजा कर्णोतल ने इसमें पाप किया है? जो कुछ किया वह उन तीनों ने किया। यदि हंस चावल खा गया तो कौवे का क्या अपराध? इन तीनों का कोई दोष नहीं था। तब विक्रमादित्य ने कहा, पद्मावती और राजकुमार कामाग्नि के शिकार थे। इसमें उनका अपना स्वार्थ था, इसलिए वे लोग निर्दोष कहलाए। इसलिए उनके बारे में सोचा भी नहीं जाना चाहिए। परंतु राजा कर्णोतल पाप का भागीदार। वह राजा है जो नीति, बुद्धि और यहाँ तक कि प्रजा को भी नहीं जानता। वह भले बुरे का निर्णय नहीं करता और मूर्खों का चरित्र नहीं जानता। यदि राजा बिना सोचे समझे कोई कार्य करता है तो राजा स्वयं पाप का भागीदार माना जाता है। जब राजा ने अपनी चुप्पी तोड़ी और इस तरह चतुराई से बात की, विक्रमादित्य को पता चलने से पहले ही बेताल ने माया के प्रभाव से राजा विक्रमादित्य के कंधे से उतर गए और पुनः वृक्ष पर चला गया। लेकिन विक्रमादित्य घबराए नहीं। उन्होंने बेताल को फिर से ढूंढने और उसी तिल के पेड़ की तरफ जाने का फैसला किया। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज।